आज की क्लास हमारी जो है वो है HYN। H stands for happy, N stands for new, Y stands for year 2024। सो आज नया साल की शुभारंभ है, तो हम क्लास की शुरुआत हैप्पी न्यू ईयर के साथ कर रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा HNY क्या है, तो आज का स्टैंडर्ड HNY नहीं है, लेकिन आज की हमारी क्लास नए साल पे हो रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा इससे अच्छा आइडिया नहीं हो सकता आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करने का। ये भी अच्छा है कि हम जो क्लासेस करते हैं वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे करते हैं। आप लोग मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आते हैं मेरे पास क्लास करने के लिए, तो ये अच्छा है कि फर्स्ट जो डेट है न्यू ईयर की जो शुरुआत हो रही है उस दिन आपकी क्लास हो रही है। सो नए साल की शुभकामनाएं सभी को मेरी तरफ से, हैप्पी न्यू ईयर 2024। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, PSQ 3। इसमें हम किस बारे में बात करते हैं, मेनली क्वालिटी इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। सो ये स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या क्वालिटी इंडिकेटर्स के बारे में है। सो NABH की गाइडलाइंस हैं कि आपका स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस एंड आउटकम को मॉनिटर करने के लिए आपके क्वालिटी इंडिकेटर्स होने चाहिए, जिससे कि आप कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते रहें। कंटिन्यूअसली आप किसी चीज़ को मॉनिटर करेंगे तो उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, उस पर नेसेसरी एक्शन लेके। राइट, तो अब ये समझ लीजिए कि ये जो क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं कैसे हमें बनाना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी स्टैंडर्ड है उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी तो हमारे पास होना ही चाहिए। चाहे तो हमने जो पिछले वाले स्टैंडर्ड PSQ 2 में बात की थी CQI मैनुअल, आप उसमें ऐड ऑन कर दें, उसमें लिख दें हम क्या क्या इंडिकेटर्स फॉलो करेंगे, या हम अलग से एक पॉलिसी भी बना सकते हैं उससे लिंक करके कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हम अपनी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करते हैं। क्लियर है। सो सबसे पहले उसमें जो ध्यान रखने की चीज़ है वो है नेशनल अथॉरिटी, स्पेसिफिकली हेल्थ अथॉरिटी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट है किसी डेटा को लेने के लिए, किसी इंडिकेटर्स के लिए, तो वो आपको कंसीडर करना है अपनी क्वालिटी इंडिकेटर की लिस्ट में। और NABH की तरफ से जो भी लेटेस्ट स्टैंडर्ड है, जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, उन इंडिकेटर्स को आपको कवर करना है अपनी क्वालिटी इंडिकेटर की पॉलिसी में या CQI मैनुअल में। आपको वो मेंशन करना होगा कि क्या क्या इंडिकेटर्स आप फॉलो कर रहे हैं, उसके क्या फॉर्मूला है। ठीक है, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये हर इंडिकेटर का पार्ट होना चाहिए। और अगर इसको हम रेट में निकाल रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, अगर हम इसको परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर हम इसका एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज के केस में ना हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना 1000 से, क्योंकि हम एवरेज ले रहे हैं। क्लियर है।
तो इस टाइप से करके हमको अपने इंडिकेटर्स को बनाना होगा। डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस भी हैं, नेशनल इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी हैं, उनको भी हमें कंसीडर करना है जब हम अपने क्वालिटी इंडिकेटर्स का डॉक्यूमेंट बना रहे हो या लिस्टिंग कर रहे हो कि क्या क्या क्वालिटी इंडिकेटर्स हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करनी है, उसका डेटा कलेक्ट करना है। सो मेनली जो क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं इनको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लिनिकल, मैनेजेरियल, इन्फेक्शन कंट्रोल रिलेटेड और आपके सेफ्टी एस्पेक्ट्स रिलेटेड। क्लियर है? सो मेनली आप 4 भागों में इनको डिवाइड कर देंगे क्वालिटी इंडिकेटर्स को। अब आप समझिए इन चारों में आप क्या क्या कंसीडर करेंगे। सो क्लिनिकल में आप क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं। क्लिनिकल में आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड हो सकते हैं, क्लिनिकल इंडिकेटर्स में आपका इनिशियल असेसमेंट रिलेटेड हो सकता है कि पेशेंट का असेसमेंट कब किया आपने। क्लिनिकल इंडिकेटर्स में आपका आउटपुट बेस्ड भी हो सकती हैं, जैसे कोई फॉल तो नहीं हुआ किसी पेशेंट को, तो वो भी क्लिनिकल इंडिकेटर है। ठीक है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं, एक एक को अलग से लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम उसको डिस्कस कर पाएंगे। सो सबसे पहले हमने इंडिकेटर की बात की थी, 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो क्लिनिकल इंडिकेटर्स, तो क्लिनिकल इंडिकेटर्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, जैसे मैंने आपको बताया ब्लड रिलेटेड, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड हो गया, कोई रिएक्शन हुआ नहीं हुआ। आपके लैब एंड इमेजिंग रिलेटेड इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसे रिपोर्टिंग एरर, रीडूज वगैरह, वो सारे प्रोसेसेस हो गए आपके। देन आपके फॉल का हमने बात की, तो फॉल के इंसिडेंट अगर कोई हुआ है वो आपका क्लिनिकल इंडिकेटर में आ जाएगा। मेडिकेशन रिलेटेड हो गया, जैसे मेडिकेशन एरर हो गया, या आपका एडीआर हो गया, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो गए। तो इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम अपनी क्लिनिकल इंडिकेटर्स की लिस्ट में ऐड करते हैं। जितने भी क्लिनिकल रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं, क्लिनिकल रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम क्लिनिकल इंडिकेटर्स में ऐड ऑन करेंगे। दूसरा हमने बात की थी मैनेजरियल इंडिकेटर्स। तो मैनेजरियल इंडिकेटर्स में क्या क्या बातें होंगी। मैनेजरियल इंडिकेटर्स में मेनली आपका जो मेडिकेशन है उसका प्रोक्योरमेंट की बात हो जाएगी। अब मेडिसिन को प्रोक्योर करना है, उसके लिए आप क्या क्या इंडिकेटर्स बना सकते हैं, वो आपका मैनेजरियल इंडिकेटर का पार्ट हो सकता है। क्लियर है? इसके अलावा आपका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज है, जैसे यूटिलाइजेशंस ऑफ इक्विपमेंट है, ये क्या है आपका मैनेजरियल इंडिकेटर है। कोई भी आपका इक्विपमेंट है उसको आप यूटिलाइज कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका मैनेजरियल इंडिकेटर में आएगा। मेडिकेशन प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है, वो आपका किस में आएगा, मैनेजरियल इंडिकेटर में आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके वेटिंग टाइम हो गया, वेटिंग टाइम फॉर कंसल्टेशन, वेटिंग टाइम फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो भी आपके मैनेजरियल इंडिकेटर में आएगा। देन थर्ड हमने इंडिकेटर की बात की थी
इन्फेक्शन कंट्रोल रिलेटेड। तो इन्फेक्शन कंट्रोल में आपके मेनली जो है आपके कॉटी हो गया, क्लैप्सी हो गया, वैप हो गया, एसएसआई हो गया, इसके अलावा हैंड हाइजीन भी है, एनएसआई भी है, नीडल स्टिक इंजरी हो गई किसी को। तो इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम इन्फेक्शन कंट्रोल वाले इंडिकेटर्स की लिस्ट में नोट डाउन करते हैं। इसके अलावा चौथा है, यहीं पर हम लिख लेते हैं, जो मैंने बात करी, सेफ्टी रिलेटेड इंडिकेटर या सेफ्टी एस्पेक्ट जिसमें कवर होते हैं। तो जो हमने पिछली क्लास में लास्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो कवर किया था PSQ1 में, IPSG1। तो IPSG रिलेटेड जो इंडिकेटर्स हैं पेशेंट की सेफ्टी रिलेटेड, तो पेशेंट सेफ्टी रिलेटेड IPSG इंडिकेटर्स, आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात हुई थी, उसमें हैंडओवर की बात हुई थी, उसमें हमने मेडिकेशन मैनेजमेंट की बात की थी। ठीक है, तो सेफ्टी गोल्स के बारे में जहां हम बात करेंगे वो एस्पेक्ट्स इसमें आ जाएंगे, इसमें आपके सेफ्टी इंडिकेटर्स में, राइट। एनवायरमेंटल कोई सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स है तो वो अभी आप इसमें कवर कर सकते हैं। क्लियर है? अब इन इंडिकेटर्स को आपने लिस्ट डाउन कर लिया, आपने नोट डाउन कर लिया कि ये हमारे सारे इंडिकेटर्स हैं। हमारे मैनेजरियल ये इंडिकेटर हैं, क्लिनिकल ये इंडिकेटर्स हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल वाले ये इंडिकेटर हैं, सेफ्टी एस्पेक्ट्स वाले, सेफ्टी एंड रिस्क भी बोल सकते हैं हम, वाले ये इंडिकेटर है। रिस्क मैनेजमेंट में आपने कवर कर लिया उसमें। तो ये सारे इंडिकेटर्स को आपने लिस्ट डाउन तो कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ आपको इनके लिए बेंचमार्क भी बनाना पड़ेगा। अब बेंचमार्क क्या होता है? टारगेट क्या है, हम चाहते क्या हैं, कितना हमारा अचीवमेंट हो। ठीक है, जैसे आपका मैनेजरियल इंडिकेटर में हम बात करें सेटिस्फैक्शन लेवल की। ठीक है, मैंने आपको एक एक दो एग्जांपल दिए। कंप्लीट डिटेल्स अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो NABH की हम कोई डिटेल्ड एक क्लास करेंगे जिसमें हम सारे के सारे इंडिकेटर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे, क्या उसका फॉर्मूला है, क्या कैप्चर करना है, किस चीज़ को इंक्लूड करना है, किस चीज़ को एक्सक्लूड करना है, वो भी इसमें कवर करेंगे हम। ठीक है, डिटेल में। अभी मैं आपको बेसिक इंडिकेटर्स का जो स्टैंडर्ड बात कर रहा है वो स्टैंडर्ड को आपका पूरा कवर कर रहा हूँ इंडिकेटर से रिलेटेड। तो मान लीजिए मैनेजरियल इंडिकेटर में एक सेटिस्फैक्शन लेवल का है, जो पेशेंट सेटिस्फैक्शन का इंडिकेटर हो सकता है या आपका स्टाफ सेटिस्फैक्शन का इंडिकेटर है। तो सबसे पहले आपको बेंचमार्क बनाना पड़ेगा कि पेशेंट सेटिस्फैक्शन आप कितना चाहते हैं। अगेन यहां पर बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है या लोगों को समझ में नहीं आता, अपने हिसाब से लिख लेते हैं 90% हमारा बेंचमार्क है। तो ये बेंचमार्क भी अपनी मर्जी से ऐसे ही मत लिखिए, अपनी मर्जी से लिख तो सकते हो, लेकिन कब? जब आपने उसका एनालिसिस किया है पहले। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि क्या कोई नेशनल या कोई इंटरनेशनल बेंचमार्क अवेलेबल है, उसको आपको कंसीडर करना है। तो बेंचमार्क सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि उस इंडिकेटर रिलेटेड क्या कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे बेंचमार्क अवेलेबल है। जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल के इंडिकेटर की हम बात करते हैं, कॉटी, क्लैप्सी, वैप, तो ICN वाले इंडिकेटर्स जो हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल एक्टिविटीज़ वाले, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स जो इंडिकेटर्स कलेक्ट करते हैं, उनके लिए CDC की गाइडलाइंस अवेलेबल है। ठीक है, आपका इसकी बात करें हम फॉल की, तो फॉल के लिए AHRQ, अकेडमी ऑफ हॉस्पिटल रिसर्च एंड क्वालिटी, इसके इंडिकेटर्स अवेलेबल, मतलब इंडिकेटर्स में गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, बेंचमार्क अवेलेबल हैं कि क्या बेंचमार्क फॉल की हो सकती है। तो आप वो रेफरेंसेस जरूर यूज करें। अगर आपके पास, अब हम आ जाते हैं कि हम खुद इंडिकेटर्स की बेंचमार्क कैसे बना सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है।
ये क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको बेंचमार्क सेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आप कॉपी पेस्ट करते रहोगे। किसी ने बोला 90% तो आपने 90% कर दिया, किसी ने बोला नहीं ये तो 80% होना चाहिए, किसी ने बोला 100% कर दो तो आपने 100% कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इंडिकेटर्स बनाना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप आगे चले जाएंगे तो फिर वो स्टेप छूट जाएंगे, तो फिर गड़बड़ होगी, कभी भी उसको आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो स्टेप वाइज क्या है, सबसे पहले आपको, हम इसको क्लियर कर लेते हैं। इंडिकेटर्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये समझ गए ना, तो बाकी जो इंडिकेटर्स की हम क्लास अलग से करेंगे, क्वालिटी इंडिकेटर्स की, वो तो केवल आपके फॉर्मूले होंगे, डिटेल में होगा कि क्या कैप्चर करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इंडिकेटर्स बनाते कैसे हैं, कैसे उसका बेंचमार्क बनाते हैं, ये जानना बहुत जरूरी। तो स्टेप बाय चलिए। सबसे पहले हमने क्या बनाया कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसको हम KPIs भी बोलते हैं, इसको हमने लिस्ट डाउन कर लिया। तो सबसे पहले तो आपने लिस्ट डाउन कर लिया, क्लिनिकल इंडिकेटर्स ये हैं, मैनेजरियल ये हैं, सेफ्टी एस्पेक्ट्स रिलेटेड ये हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल रिलेटेड ये हैं। उन इंडिकेटर्स के लिए आपने फॉर्मूला जो है, अगर वो इंडियन गवर्नमेंट का इंडिकेटर है, नेशनल इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है, कुछ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट वाले इंडिकेटर हैं, तो उनके हिसाब से जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। ठीक है, मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे आपका बेड ऑक्यूपेंसी रेट, LSCS रेट, अब ये NABH के 32 इंडिकेटर्स जो 5th एडिशन में हैं, उसमें LSCS रेट आपसे नहीं पूछा गया है, लेकिन गवर्नमेंट तो आपसे पूछती है ना। तो वो इंडिकेटर्स, उनका फॉर्मूला क्या होगा, और NABH ने तो ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है क्या क्या फॉर्मूले होंगे, तो उन फॉर्मूले को आपको अपने मैनुअल में या पॉलिसी में ऐड करना होगा, उसको समझना होगा। उसके बाद उसका बेंचमार्क क्या होगा वो आपको डिसाइड करना होगा। अब वो बेंचमार्क कैसे डिसाइड करोगे, अगर आप पहली बार चीज़ों को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं या आपको आइडिया नहीं है कि बेंचमार्क कैसे बनाना है, तो क्या करिए, आपके जो KPIs हैं, सबसे पहले इसको स्टाफ को एजुकेट करना होगा आपको। तो आपने लिस्ट बनाया, स्टाफ को एजुकेट किया कि आपके एरिया में ये इंडिकेटर्स का डेटा कलेक्ट करना है आपको। जैसे OT में आपको रीशेड्यूलिंग का इंडिकेटर्स का डेटा कलेक्ट करना है, यूटिलाइजेशन रेट का डेटा कलेक्ट करना है। तो जो डेटा आपको चाहिए उस डिपार्टमेंट से, या जो भी एरिया आप इंप्रूव करना चाहते हैं, वो इंडिकेटर्स आपने बनाए, वो आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि डेटा को कलेक्ट क्या क्या कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें कंसीडर करना है। आपने स्टाफ को एजुकेट कर दिया, डेटा आपके पास आने लगा। तो जो डेटा आपके पास आ रहा है उस डेटा को आपको वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे कि जो आपने एजुकेट किया था, क्या स्टाफ उसी तरीके से डेटा दे रहा है, उन सब चीज़ों को कैप्चर कर रहा है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया रीशेड्यूलिंग का, अब आपने स्टाफ को समझाया, रीशेड्यूलिंग के बारे में एजुकेट किया, और आपने किसी अपने स्टाफ को, एग्जीक्यूटिव को, या खुद ही आप चले गए और आपने कहा कि अच्छा, आपने रीशेड्यूलिंग का डेटा दिया है, आपने कहा है कि 4 सर्जरी रीशेड्यूल हुई है इस महीने में, लास्ट मंथ में। ठीक है, तो ये बताइए ये 4 सर्जरी कब हुई थी उसके बाद। तो उन्होंने बोला कि 3 दिन बाद हुई थी। हमने कहा ठीक है। 5 दिन बाद हुई थी, 7 दिन बाद हुई थी। मैंने कहा ठीक है, गुड, अच्छी बात है, सही डेटा दिया है। क्या कोई ऐसी सर्जरी हुई थी जो 4 घंटे डिले हुई थी, 4 घंटे 6 घंटे ऐसे डिले हुई थी, सेम डे हो गई थी लेकिन? तो उसने बोला हाँ ऐसी हुई तो थी। मैंने कहा दिखाओ रिकॉर्ड देखा तो उसमें 2 सर्जरी ऐसी हो रखी थी जो सेम डे हुई थी लेकिन 4 घंटे से ज़्यादा डिले हो गई थी। देन आई आस्क्ड, मुझे पूछना पड़ेगा, या मैंने पूछा उस एरिया में जाके, मतलब OT वाले पर्सन से,
कि भाई साहब ये क्यों नहीं ऐड करी आपने, बोले ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो इट मीन्स ये भी देखना पड़ेगा कि जिसने उनको एजुकेट किया है, या तो मैंने एजुकेट किया है तो मेरी गड़बड़ है अगर मुझे नहीं पता ये चीज़, तो मुझे लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, या किसी और ने एजुकेट किया है तो वेरीफाई वैलिडेट तो करना ही पड़ेगा। या हो सकता है उसने समझने में गलती कर दी हो, हमने तो ठीक से समझाया हो, तो वेरीफाई करेंगे आप। तो इंडिकेटर क्या कहता है, एनएबीएच की डेफिनेशन कहती है कि रीशेड्यूल का मतलब क्या है, 4 घंटे से ज़्यादा डिले अगर कोई सर्जरी होगी तो उसको हम रीशेड्यूलिंग में कंसीडर करेंगे। लेकिन वो तो भाई साहब अपने हिसाब से बना रहे हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा डिले हो गया तो करेंगे, या 3 दिन बाद होगी सर्जरी तो कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट डे हो जाएगा तो हम नहीं करेंगे। तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे। तो इंडिकेटर का डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो डेटा ही वैलिडेटेड नहीं है, करेक्ट डेटा नहीं है। तो उस केस में हमको डेटा को वेरीफाई करना है, और जहाँ पर भी हमको डेफिशिएंसी मिली, जैसे इस केस में हमने बताई डेफिशिएंसी मिली, तो पहले मेरा अगर मान लीजिए 4 सर्जरी रीशेड्यूल हुई है, टोटल मेरी 100 सर्जरी हुई है, तो मेरा डेटा क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 4% हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए था, करेक्ट डेटा क्या था, 2 और मिला दूं ना मैं तो 6% हो जाएगा ना। तो 6% वॉज द करेक्ट डेटा। तो इसलिए वेरिफिकेशन भी जरूरी है। जब आपका डेटा वेरिफिकेशन करेंगे आप तो आपका डेटा वैलिडेटेड हो जाएगा, करेक्ट डेटा आपके पास आएगा, और जब करेक्ट डेटा होगा तभी तो आप उसमें कुछ एक्शंस लेंगे, वो कामयाब होंगे। नहीं तो डेटा ही ठीक नहीं है तो आप एक्शंस कहां से प्लान करोगे। क्लियर है। अब वेरीफाई कर लिया डेटा, आपके पास डेटा आ गया, इनपुट्स आपके पास आ गए। अब आपको ये देखना है, उस डेटा को एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करते हैं, एनालाइज करते हैं हम, क्वालिटी कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, उसमें हम डेटा को डिस्कस करते हैं, इंडिकेटर्स की प्रेजेंटेशन बनाते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, और उसका जो भी डेफिशिएंसी अगर उसमें है किसी भी इंडिकेटर में, उसका रूट कॉज बताते हैं कि क्यों हुआ, ये क्या कारण है। और जैसे रीशेड्यूलिंग हुई तो क्यों हुई, क्या कारण था। कारण हो सकते हैं ना, पेशेंट का अचानक से बीपी बढ़ गया, इसलिए उसको फिजिशियन के पास ओपिनियन के लिए भेज दिया, इसलिए डिले हो गया, या कोई और भी रीजन्स हो सकते हैं। तो वो रीजन लिखने होते हैं हमें। नेक्स्ट टाइम से इस टाइप की डेफिशिएंसी ना हो उसके लिए हम क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे, करंट में हमने क्या करेक्टिव एक्शन लिया, वो सब चीज़ें हमें मेंशन करना होता है। तो हमने इनपुट्स लिया, उसके बाद उसको प्रेजेंट किया, या हम उसको कह सकते हैं कि हमने एनालाइज किया। अब हमने डेटा एनालाइज कर लिया और हमें पता लग गया कि हमारा स्टेटस क्या है। जैसे बात की थी मैंने पेशेंट सेटिस्फेक्शन की मैनेजरल इंडिकेटर में, तो हम सेटिस्फेक्शन वाले का ही एग्जांपल ले लेते हैं। पेशेंट सेटिस्फेक्शन आपका निकल के आया 60%, तो आपका बेंचमार्क 90% आपने जो रखा हुआ तो बेकार हो जाएगा ना। तो आपको पता लगा कि हमारा बेंच जो एनालिसिस है उसमें जो सेटिस्फेक्शन रेट जो आ रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो 60% है पेशेंट का। अब आपको पता चल गया, अब आप क्या कर सकते हो, आपने एक बेंचमार्क बना दिया कि हम इसको 65% पे लेके जाएंगे। जब 60% है तो आपको ये तो पता चल गया कि 40% क्यों नहीं है, चल गया ना पता। उस केस में आप क्या करोगे, इस 40% के लिए डेफिनेटली नेसेसरी एक्शंस लोगे, प्लान बनाओगे, और उस प्लान के बेसिस पे आप टारगेट रखोगे कि हम ऐसी चीज़ ना करें जो प्रैक्टिकल ना हो, फिजिबल ना हो। हमने कहा 60 से सीधा 90%, पॉसिबल ही नहीं है। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम टारगेट को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो हमने बेंचमार्क ले लिया 65%। अब हम फिर से डेटा कलेक्ट करेंगे, फीडबैक लेंगे, और फिर देखेंगे कि एक्चुअल में कितना उस पर काम हो पाया। तो मान लीजिए अगले महीने फिर किया और हमने देखा कि 60 से 62% बढ़ा, तो हमारा टारगेट अभी भी 65% ही रहेगा बेंचमार्क का। लेकिन हमने देखा कि हमने जो इनपुट्स दिए, पेशेंट 70% सेटिस्फाइड हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमारा बेंचमार्क नेक्स्ट टाइम 70 से ऊपर बढ़ जाएगा, अब 65% नहीं रहेगा,
क्योंकि हमने उसको अचीव कर लिया। या हो सकता है 65% हमारे पेशेंट सेटिस्फाइड हो गए या 64% हो गए, तो लगभग हम बेंचमार्क के नज़दीक पहुंच गए, तो हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। तो बेंचमार्क आपको ऐसे बनाना होगा। कभी भी कोई बेंचमार्क बनाना है तो सबसे पहले तो आप गाइडलाइंस देख लो, कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कोई बेंचमार्क अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए, बड़ा आसान तरीका है। आप रेफरेंस दे सकते हैं कि हमने ये बेंचमार्क लिया हुआ है, इसके बेसिस पे हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। बट अगर आपके पास कोई बेंचमार्क अवेलेबल नहीं है, आपको कोई बेंचमार्क नहीं मिल रही है, तो आप खुद से बेंचमार्क डेवलप कर सकते हैं। डेवलप कैसे करेंगे? सबसे पहले इंडिकेटर को एनालाइज करेंगे, देखेंगे हमारी करेंट सिचुएशन क्या है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और उसके बेसिस पर आप अपनी बेंचमार्क को बनाएंगे सबसे पहले कि हमारी ये बेंचमार्क है, और उसके बाद उसको रिव्यू करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि हमने अपनी बेंचमार्क अचीव की या नहीं की। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, बेंचमार्क हमने बना ली थी 65%, लेकिन वो अचीव नहीं हो रही। नेक्स्ट मंथ आपने देखा अभी भी 60% है, अगले महीने फिर देखा 40% रह गई, या 50% है, 58% आ गई, कभी 61% है, कभी 59% है। हम यहीं घूम रहे हैं, हम बेंचमार्क की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे। उस केस में आप क्या डेवलप कर सकते हो? क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अब ये भी समझ लीजिए, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग, हमें कुछ भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि अच्छा चलो हम मेडिकेशन वाले पे कर लेते हैं या हम फॉल पे कर लेते हैं, क्योंकि किसी और ने किया हुआ है हम भी कर लेते हैं। किसी और ने किया है आप भी कर लोगे, आपके यहाँ फॉल होता ही नहीं है, तो क्या उससे कोई बेनिफिट होने वाला है? आपने देखा कि पिछले 6 महीने के इंडिकेटर्स देखे, फॉल रेट 0 है, फॉल रेट 0 है, और हम उसी पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं। क्या बेनिफिट होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। केवल NABH के एसेसर जो हैं उनको खुश करने के लिए आपने कुछ एक डेटा कलेक्ट किया हुआ है, लेकिन उनको खुश करने से क्या हो जाएगा? वो भी क्या बोलेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, आपने जस्ट ऐसे ही बना दिया है, एक खाना पूर्ति कर दी है, क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखा है कि आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करना है, इसलिए आप इसको बना दिया है। लेकिन आपको क्या इससे बेनिफिट होने वाला है? फॉल तो कोई हुआ ही नहीं। तो ये भी समझने वाली बात है कि जहां आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, यानी कि जब आपने क्वालिटी इंडिकेटर्स की एनालिसिस करी और आपको पता लगा कि कंटिन्यूअसली हम इस वाले फील्ड में या इस वाले इंडिकेटर में या इस डिपार्टमेंट में या इस एरिया में हम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाना है। समझ गए? सो मान लीजिए यहां पर हमने पेशेंट सेटिस्फेक्शन की बात की थी, पेशेंट सेटिस्फेक्शन नहीं इंप्रूव हो रहा, हम जो जो प्लान बनाया था, एक्शंस लिए थे, उसको करने के बाद भी वो नहीं बढ़ रहा, वो तो यहीं अटका हुआ है और माइनस में ही जा रहा है। तो आपको फिर बैठ के प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा कि हम इस साल के लिए ये पैरामीटर्स फॉलो करेंगे, ये इनपुट्स देंगे, और हमारी 100% ये इफेक्टिव प्लान होगा कि हम इसको बढ़ा के लेके जाएं 65% पे। तो वो क्या क्या मेजर्स लेंगे आप, क्या क्या इनपुट्स देंगे, क्या क्या गोल्स होंगे आपके, वो सब चीज़ें आपको अपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान में या क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो आप करेंगे उसमें आपको मेंशन करना होगा। और ये जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कैसा होगा? ये भी एनालिटिकल होगा, मतलब इसको एनालाइज किया जा सके कि आपने क्या क्या पैरामीटर्स लिए, उन पैरामीटर्स पे हम किन पॉइंट्स में कितना खरे उतरे, किन पॉइंट्स में हमने ठीक काम किया, किन पॉइंट, कौन से पॉइंट्स इररेलेवेंट पॉइंट्स निकले। हमने चेकलिस्ट बना दी कि हम ये करेंगे, हो सकता है उस चेकलिस्ट में से कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो रेलेवेंट के ही नहीं है, तो उन पॉइंट्स को हम हटा देंगे, यूजलेस होंगे, या वो हमें लगा तो था कि ये हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे लेकिन वो नहीं हो पाया, सपोर्ट नहीं मिला हमें उस चीज़ का। क्लियर है? तो वो चीज़ें आप उसको नेक्स्ट टाइम से हटा देंगे। लेकिन जो पॉइंट आपको लगे कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो उन चीज़ों को आप अपना रेगुलर वे में स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट भी आपका
यहीं से निकल के आ रहा है। अब समझिए, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो बेंचमार्क अचीव नहीं हो रहा, बार बार अचीव नहीं हो रहा, तो फिर आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट अपना बनाइए, उस पर काम करिए और उसको प्रेजेंट करिए। अगर आप उसमें भी फेल हो रहे हैं तो इट मीन्स आपको एक्सपर्ट की ओपिनियन की ज़रूरत है। आप कोई बाहर से कोई पर्सन रखिए जो एक्सपर्ट है उस फील्ड को। जैसे हम कोई चीज़ ठीक से नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, बाहर से किसी को एनरोल करते हैं ना, बाहर से किसी को बुलाते हैं ना उस काम को करने के लिए जो उस चीज़ का एक्सपर्ट है। मान लीजिए मुझे पेंट करना है और मुझे पेंट करना आता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, किसी एक्सपर्ट को बुलाऊंगा ना पेंट करने के लिए। मैं पेंट करे ही जा रहा हूँ, आता नहीं है फिर भी करे जा रहा हूँ, पता है कि बेकार हो रहा है फिर भी करे जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, क्वालिटी को गिरा रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई काम मुझे ठीक से नहीं आता है तो मैं उसको आउटसोर्स कर दूँ। मैं उस सर्विस को नहीं ठीक से कर पा रहा हूँ तो मैं उसको आउटसोर्स कर दूँ। क्लियर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने शोले मूवी का एग्जाम्पल देखा होगा ना, शोले तो देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए। उसमें ठाकुर ने क्या किया था, क्या किया था ठाकुर ने, अपना काम कराने के लिए आउटसोर्स किया था। किसको, जय और वीरू को। ठाकुर के हाथ नहीं थे, उसको अपना काम कराना था। तो जोश में होश तो नहीं खो सकते ना कि नहीं मैं तो कर लूंगा। उसको पता था कि मेरे हाथ नहीं है, कौन मेरे बेस्ट हाथ बनेंगे। अब ये भी जरूरी है, आउटसोर्स करो तो ये नहीं कि किसी को भी कर दो, ये भी देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि वो जिसको हम दे रहे हैं अपना काम, अपनी सर्विस, वो कहीं धोखा तो नहीं दे देगा, गड़बड़ तो नहीं कर देगा। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड लोग भी घूम रहे हैं मार्केट में। आपने एक ऐसी लैब के साथ टाई अप कर लिया जो खुद ही क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती, तो आपका जो रिपोर्ट्स आने वाली हैं सब कुछ गड़बड़ होने वाला है ना। उस रिपोर्ट के बेसिस पे डॉक्टर आपका डायग्नोसिस बनाने वाला है, फाइनल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान करने वाला है, तो सब कुछ ही गड़बड़ होने वाला है, हर चीज़ लिंक्ड है। तो जहाँ पर भी आप तो सब कुछ ठीक कर रहे हो, लेकिन आपने किसी ऐसे पर्सन के हाथ में अपनी सर्विस दे दी जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। रेडियोलॉजी सर्विसेज आपने किसी ऐसे हाथ में दे दी जो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए एनईबीएस कहता है कि आप अपनी आउटसोर्स्ड सर्विस जिसको दे रहे हैं उसका आप पहले एनालाइज कर लें, अपने एमओयू में क्वालिटी पैरामीटर्स डालें या सर्विस पैरामीटर्स डालें कि इन चीज़ों को हम रिव्यू करेंगे। जैसे एनईबीएल अप्रूव्ड लैब है उसके साथ टाइप करो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि एनईबीएल उसको ऑलरेडी एनालाइज करेगी और एनईबीएल अगर मिला हुआ है तो डेफिनेटली वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होंगे। और अगर नहीं भी है तो आप उसकी क्वालिटी को चेक करिए, जाके देखिए। उससे क्या होगा, आप अंधेरे में नहीं रहेंगे, आप रेगुलरली उसको चेक करते रहेंगे। जहाँ पर भी आपको गड़बड़ लगेगी तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप देखते रहे, चुपचाप रहे, जब कुछ प्रॉब्लम हुई तब आपको पता लगा कि ओहो हम तो गलत लैब के साथ काम कर रहे थे, हम तो गलत इमेजिंग सेंटर के साथ काम कर रहे थे, तो फिर गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए रिव्यू करते रहना, चेक करते रहना ज़रूरी है। इसलिए इंडिकेटर्स जो आपके बनेंगे, मैं तो ये कहूँगा केवल अपने इन हाउस के लिए ही नहीं, आप आउटसोर्स्ड जो आपकी सर्विसेज हैं, अब आउटसोर्स दो टाइप से होती है ना, पहले भी बताया मैंने, विद इन प्रीमाइसेस और आउटसाइड प्रीमाइसेस। दोनों ही केस में, चाहे विद इन प्रीमाइसेस है चाहे वो आउटसोर्स्ड प्रीमाइसेस में है, दोनों ही केस में उनके लिए आपने जो जो क्वालिटी पैरामीटर्स रखे हैं उनका भी इंडिकेटर बनाइए। मान लीजिए आपने कोई टेट डिफाइन किया हुआ है आउटसोर्स्ड लैब के लिए, तो क्या वो टेट फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी लैब का तो बना दिया कि हाँ जी हमने टेट बनाया हुआ है, हम उतने टाइम में रिपोर्ट्स दे देते हैं पेशेंट को, लेकिन आउटसोर्स्ड के लिए कोई टेट नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने क्रिटिकल वैल्यूज़ का बनाया हुआ है मान लीजिए लैब में, कि कोई भी क्रिटिकल वैल्यू होगी तो आपको इमीडिएटली जो भी आपने बेंचमार्क बनाया है 10 मिनट या 15 मिनट उतने टाइम में इन्फॉर्म हो जाना चाहिए कंसर्न पर्सन को, डॉक्टर को।
तो क्या फॉलो हो रहा है, तो इन हाउस में भी फॉलो करने की ज़रूरत है और आउटसोर्स्ड में भी फॉलो करने की ज़रूरत है कि क्या वो क्रिटिकल वैल्यूज़ को हमें इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि आपने अपने एमओयू में ऑलरेडी उनको जो जो हमें चाहिए वो बताया हुआ है। अब उसको मॉनिटर नहीं करेंगे हम, केवल हमने एमओयू में लिख दिया, साल में एक बार गए और विजिट करके आ गए कि हाँ जी वहाँ पर सब कुछ ठीक था, तो उससे आपकी क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होने वाली है। आपको रेगुलर उसको चेक करते रहना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा कि सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं पेशेंट को एक्सपीरियंस लेने के लिए प्रॉम्स क्या होता है। अब एक ये नया ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जो फर्स्ट टाइम ही आया है एनएबीएच के स्टैंडर्ड में, जो 5th एडिशन में है। पेशेंट रिलेटेड आउटकम मेजर्स, ठीक है। एक प्रेम्स भी होता है, पेशेंट रिलेटेड, ई से हो गया एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मेजर्स। जैसे हमने बात की थी सेटिस्फेक्शन वाले में, तो जब हम पेशेंट का सेटिस्फेक्शन फॉर्म फिल कराते हैं तो एनएबीएच कहता है कि केवल सेटिस्फेक्शन फीडबैक ही मत लीजिए, आप उसका एक्सपीरियंस भी लीजिए कि पेशेंट का कैसा एक्सपीरियंस था। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, पेशेंट रिलेटेड आउटकम मेजर्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा आउटकम मेजर्स। आउटकम मेजर्स मीन्स मतलब जब पेशेंट आया था तब उसकी क्या कंडीशन थी, और अब जब पेशेंट हमारे पास से जा रहा है तो उसकी क्या कंडीशन है, या हमारे पास से उसने सर्विस ले ली, डिलीवरी हो गई हमारी सर्विस की, उसके बाद उसका क्या कहना है। ये डिजीज स्पेसिफिक भी आप बना सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक डिजीज है, मान लीजिए ऑर्थो का पेशेंट्स के लिए आपने बनाया तो वो आपका ऑर्थो सर्विस रिलेटेड हो गया। या आप एक जनरल आप बना सकते हैं हर पेशेंट्स के लिए, तो आप एक टूल बना सकते हैं। उस टूल के थ्रू आप क्या करेंगे, टूल कह सकते हैं या हम उसको फॉर्म्स कह सकते हैं। कोई फॉर्म बनाइए, उस फॉर्म के थ्रू आप उसको मेजर कीजिए, चेक करिए पेशेंट के साथ में, जिसमें आप कंसीडर कर सकते हैं पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी, फंक्शनैलिटी, साइकोलॉजिकल स्टेटस, है ना, मेंटल वेलबींग के बारे में आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। पेशेंट को क्या डिजीज है, फिजिकली वो फिट है या नहीं है, तो हम चेकलिस्ट बना सकते हैं। जैसे ऑर्थो के केस में बनाते हैं कि पेशेंट अपने आप से काम कर पाता है या नहीं कर पाता है, अपने आप से चल पाता है नहीं चल पाता है। तो आपने ये क्वेश्चंस प्रॉम्प्ट्स में प्री पूछने हैं और फिर पोस्ट पूछने हैं। जैसे हम टेस्ट करते हैं ना, ट्रेनिंग लेते हैं, तो प्री टेस्ट करते हैं, उससे हमें पता लगता है कि कितनी अवेयरनेस है हमारी ट्रेनीज को, जिसको हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं उनको कितनी अवेयरनेस है इस टॉपिक के बारे में। और फिर पोस्ट टेस्ट करते हैं कि पढ़ाने के बाद उनको कितनी नॉलेज इंक्रीज हुई, तभी तो हमारी इवेल्युएशन हो पाता है कि ठीक से हमारी ट्रेनिंग हुई है या नहीं हुई है। फीडबैक भी लेते हैं हम। सेम वे यहाँ पर है, प्रॉम्प्ट्स में आप क्या करोगे, पहले प्री यानी कि ट्रीटमेंट से पहले, प्रोसीजर से पहले, सर्विस डिलीवरी करने से पहले आपने फीडबैक लिया पेशेंट से कि आपकी क्या कंडीशन है। उसके बाद सर्विस होने के बाद आप फिर फीडबैक लेंगे, ठीक है। सर्विस कंप्लीट होने के बाद आप फिर फीडबैक लेंगे कि अब कैसा लग रहा है। उसमें पेन भी इंक्लूड हो सकता है कि पेन पहले ज़्यादा था, क्या पेन कम हुआ नहीं हुआ। पहले आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते थे, करते थे तो आपको मुश्किल होती थी, क्या अब आप थोड़ा आसानी से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने आप को, जैसे जनरल की अगर मैं बात करूं कि आपको 0 से लेकर 100 तक की स्केल दे दी और पेशेंट से बोल दिया कि आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हो। 0 मतलब वर्स्ट, आपको लग रहा है इतनी खराब मेरी हेल्थ है, बिल्कुल ही मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। 100% मतलब फुली हेल्थ, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो फिट हूँ, मुझे लगता ही नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम है।
उस स्केल में पेशेंट को बोलता कि आप बताओ अपने आप को कहाँ रखते हो, तो पेशेंट ने बोल दिया मान लीजिए मैं मानता हूँ कि हाँ 60% है, या मैं मानता हूँ 70% है, या मैं मानता हूँ 40%, उसने जो भी बोला। अब जब नेक्स्ट टाइम जब आप उसका पोस्ट पूछेंगे उससे, तो वो अगर इम्प्रूव हुआ 60 से 80% हुआ, तो हमने जो सर्विस डिलीवरी करी वो ठीक थी। अगर वो 80% नहीं हुआ या 90% मतलब बढ़ा नहीं, घट गया, वो कहता है अरे पहले ज़्यादा ठीक था डॉक्टर साहब, अब तो और ज़्यादा दिक्कत हो गई, पहले तो कम से कम चल फिर तो लेता था, अब तो उठा ही नहीं जा रहा, पैर ही नहीं उठाया जाता, इतना पेन होता है। तो इस प्रोम हमें क्या बेनिफिट करने वाला है, हमें आरसीए करना पड़ेगा कि क्यों हुआ ऐसा, क्या डेफिशिएंसी रह गई, किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई, और फिर इसका करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन जिसको हम कापा बोलते हैं वो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो प्रोम्स एक नया ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है जिसको आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपको प्रोम समझ में आ गया? प्रोम में कोई डाउट? आई होप नहीं रहा होगा। तो ये नया ऑब्जेक्टिव एलिमेंट था, इसलिए मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया। अगेन वी कम टू इंडिकेटर्स, क्योंकि इंडिकेटर का स्टैंडर्ड है मेनली। तो इंडिकेटर्स में हमको क्या ध्यान रखना है, इंडिकेटर्स हमने बना दिए, वेरीफाई कर लिए, डेटा कलेक्शन कर लिया, वैलिडेट भी कर लिया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी हमने दे दी, और उसमें जो हमारा बेंचमार्क था वो बेंचमार्क में हमने अगर अचीव नहीं किया तो हमने उसको उसमें एक्शन प्लान बनाया, यानी कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाया कि हम इस बेंचमार्क को कंटिन्यूसली 6 महीने से एफर्ट कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा, तो हमने इसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बनाया। जो भी हमने उसमें इनपुट्स के लिए मेजर्स लिए या ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स बनाए कि हम इन पैरामीटर्स को लेके हम बेंचमार्क अचीव करने की कोशिश करेंगे, उसको हमें इवेल्युएट भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट बना दिया साल के लिए कि हम 1 साल तक इसको रिव्यू मतलब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट आया। तो अच्छी बात है, आप 1 साल बाद उसको रिव्यू करेंगे, लेकिन आपको इवेल्युएट तो बीच बीच में करते रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हर महीने क्वार्टरली बेसिस पे, या तो कम से कम कि जो हमारा प्लान था वो ठीक से जा रहा है नहीं जा रहा है। अब उसमें कुछ हो ही नहीं रहा, 3 महीने तो बंदे वैसे बैठे हुए, प्लान तो बना लिया, फॉर्म बना दिया, हाँ जी हम प्रोम बना देते हैं, प्रोम के लिए ये डेवलप करेंगे क्योंकि हमारे पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन वो फॉर्म भरा ही नहीं जा रहा है, फॉर्म तो छपके आ गए, भरे ही नहीं जा रहे हैं, पूछा तो पता लगा स्टाफ को भरना ही नहीं आता है। तो फिर क्या होने वाला है, ये प्लान 1 साल बाद रिव्यू होके क्या होगा, 0/0, केवल ये डिस्कशन होगा कि फॉर्म जो था वो किसी को समझाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया, भरा ही नहीं गया, या स्टाफ को भरना नहीं आता था, या स्टाफ की कमी थी इस वजह से वो नहीं भर पाए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो साथ के साथ उसको इवेल्युएट करते रहना पड़ेगा आपको। और जो इंडिकेटर्स हैं उसका जो रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए हैंड हाइजीन है, आपके कॉटी, क्लैप्सी, वैप, एसएसआई, एनएसआई, जो भी आपके इन्फेक्शन कंट्रोल रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं उनके लिए, या आपके अदर डिपार्टमेंटल क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं उनके लिए आपको रिजल्ट जो है वो कन्वे करना है एंड यूजर्स को, स्टाफ के साथ उसको शेयर करना है, कंसर्न्ड पर्सन के साथ उनको शेयर करना है। जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल डेटा है तो आप इसके लिए HIC बुलेटिन बना सकते हैं, ठीक है। HIC बुलेटिन क्या है, एक बुकलेट टाइप का आपने बना दिया, उसमें जो भी आपका लास्ट मंथ का इंडिकेटर थे वो आपने उसमें मेंशन कर दिए कि इस महीने
हैंड हाइजीन की कंप्लाइंस रेट ये रही। उसमें आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं कि ओवरऑल कंप्लाइंस रेट ये थी, इसमें डॉक्टर्स का पार्ट इतना था, नर्सेस का पार्ट इतना था, पैरामेडिकल्स का इतना था, अदर स्टाफ का इतना था। क्लियर है कि डॉक्टर्स का पार्ट मान लीजिए हैंड हाइजीन कंप्लाइंस में 80% था, नर्सेज का मान लीजिए 91% था, पैरामेडिकल का मान लीजिए 92% था, अदर स्टाफ का मान लीजिए 99% था। व्हाटएवर जो भी है वो आपने उनको बता दिया, फीडबैक शेयर कर दिया। तो इसके कई सारे मीडियम होते करने के, आप बुलेटिन के थ्रू कर सकते हैं, या आप क्वार्टरली या मंथली जो अपनी इंडिकेटर्स की प्रेजेंटेशन रखते हैं उसमें आप सारे डिपार्टमेंट्स के एचओडीज को बुलाइए, उनके साथ शेयर करिए कि हमारे यहाँ इंसिडेंट किस किस टाइप के हो रहे हैं, जिससे कि वो भी सतर्क हो जाएं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा ऐसा भी हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। नीडल स्टिक इंजरी का डेटा जैसे आपने शेयर किया, तो स्टाफ को एजुकेशन देना होगा ना कि नीडल कैसे प्रिक हो जाती है, कैसे उसको वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशंस के थ्रू आप डेटा शेयर कर सकते हो। मंथली मीटिंग में आप बुलेटिन बना सकते हो। आपने एक पूरा क्वालिटी CQI के ऊपर या KPI के ऊपर बुलेटिन बना दिया, जिसमें आपने HIC भी डाल दिया, डिपार्टमेंटल अदर इंडिकेटर्स भी डाल दिए जो जो इम्पोर्टेंट है, और वो सबके साथ शेयर कर दी। चाहे तो आपके यहाँ कंप्यूटर सिस्टम है तो कंप्यूटर के थ्रू सबकी मेल पे भेज दी, या आपके यहाँ शेयर ड्राइव है तो आपने शेयर ड्राइव पे डाल दी, सबको इन्फॉर्म कर दिया कि आपको चेक करना है, या आपने किसी मीटिंग्स में हर महीने जो क्वालिटी की मीटिंग कर रहे हैं उसमें आपने शेयर कर दी, और उनको HODs को बता दिया कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट में ये डेटा शेयर करिए और इस चीज़ के बारे में अवेयर कराइए स्टाफ को। तो उस तरीके से करके आप इसको डेटा को शेयर कर सकते हैं। बुलेटिन बनाएंगे तो आपने एक बुकलेट बना दी, बुकलेट में आपने सारे इंडिकेटर्स का ग्राफ, डेटा क्या था वो सब उसमें मेंशन कर दिया, और क्या क्या मेजर्स आपने लिए या लेने हैं वो भी आपने मेंशन कर दिया। जैसे आपको कहीं पर लगा कि बेंचमार्क अचीव नहीं हुआ, आपको चाहिए था 0 लेकिन वहां पर 2 आया, 2 एरर हो गए, 2 प्रॉब्लम हो गई, 2 इंसिडेंट हो गए। तो आप ये इंसिडेंट्स को 0 करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने हैं, क्या चाहते हो स्टाफ से, क्या इनपुट्स चाहते हो, क्या उनको आप बताना चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप इंडिकेटर शेयर कर रहे हो तो आपको उसके साथ में गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं कि ये इश्यूज हैं हमारे, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी, इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चीज़ को प्रमोट करें। जैसे हैंड हाइजीन का ही अगर एग्जांपल लें कि आपको लगा कि यार ये डॉक्टर के पार्ट पे कम हो रहा है तो क्या करें, तो आपने मान लीजिए इंस्ट्रक्शन दिए कि हो सकता है ये इस वजह से हो रहा हो कि हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल ना हो, तो आपने इंस्ट्रक्शन दिए कि हैंड सैनिटाइजर्स आपके सब जगह अवेलेबल हो जाने चाहिए, और डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना है स्टाफ को कि सर प्लीज़ अपने हैंड सैनिटाइज कर लीजिए। तो वो आपका एक मेजर हो सकता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो आपको शेयर करना है, चाहे आप मंथली मीटिंग्स में करें, चाहे आप बुलेटिन के थ्रू करें। ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है बताना स्टाफ को, क्योंकि डेटा केवल हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसका रिजल्ट बना रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। तो वो डेटा कोई फ़ायदे का होगा? कुछ नहीं होने वाला, वो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि मेरी जो परफॉर्मेंस है मुझे कोई बता ही नहीं रहा कि कैसी परफॉर्मेंस है। तो मैं जो कर रहा हूँ मैं वैसे ही करता रहूँगा ना, मैं तो ये सोचूंगा ना मैं बढ़िया कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि कोई मुझे डेफिशिएंसीज ही नहीं बता रहा। अगर हाँ कोई मुझे बताएगा कि हाँ जी आपके अंदर ये कमी है, आप ये गड़बड़ कर रहे हो, आप ये क्लास तो लिया आपने, ये ठीक से नहीं पढ़ाया सर, आपने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया इसमें, तो फिर मुझे कैसे ध्यान रहेगा, मैं कैसे उस चीज़ को सोचूंगा। तो इसलिए डेफिशिएंसी है वो आपको बतानी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को केवल डेफिशिएंसी ही बताई जा रहे हो। अगर अचीवमेंट उसने कुछ किया है, अच्छा किया है, तो आपको पॉजिटिव फीडबैक भी देना होगा सामने वाले को। अब ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है कि अरे पॉजिटिव बताएंगे तो स्टाफ की फिर बोलेगा सैलरी बढ़ा दो, अप्रेजल मांगने लग जाएगा। अब ऐसी प्रैक्टिस अगर ऐसा दिमाग में करके चलते हो तो फिर तो आप किसी को अप्रिशिएट ही नहीं करोगे, बस नेगेटिव काउंट करते रहोगे। जिसने गलती कर दी
उसको आपने बोल दिया तुमने ये गड़बड़ किया, तुमने ये गड़बड़ किया। जो अच्छा काम कर रहा है ऑलरेडी उसको आपने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, तो उसका भी मोरल डाउन होगा। हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए, हो सकता है वो अपने काम को फिर उतना अच्छे से ना करे। हर किसी को बूस्टअप की ज़रूरत होती है, तो अच्छे काम करने वाले को भी फीडबैक की ज़रूरत होती है कि बताओ क्या आप सेटिस्फाइड हो मेरे काम से या नहीं हो। तो वो उसको वो बूस्टर डोज भी मिलते रहना चाहिए। सो पॉजिटिव फीडबैक भी देना है, नेगेटिव फीडबैक भी देना है। नेगेटिव फीडबैक इसलिए देना है कि आप क्या चाहते हो उनसे अचीव कराना, और पॉजिटिव फीडबैक इसलिए देना है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप इसको मेंटेन करिए, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती रहेगी, नहीं तो वो क्वालिटी डाउन हो जाएगी। एक ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर कैसा होता है कि जब उसको पता है कि मेरे सर पे सीसीटीवी कैमरा लगा है तो उसकी हरकतें हैं वो थोड़ी सी कंट्रोल्ड होती हैं। उसको पता है कि समवन इज़ देयर हु इज़ लुकिंग आफ्टर, और रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं कुछ गड़बड़ करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। और उसको अगर पता है कि मेरे पास कैमरा नहीं लगा हुआ, सीसीटीवी नहीं लगा हुआ, तो उस केस में क्या होगा, वो भले ही कितना भी अच्छा ना हो सकता है उसका मन कहीं ख़राब हो और वो कुछ गड़बड़ कर दे, लेकिन अगर लगा हुआ है तो वो गड़बड़ कभी नहीं करेगा। सेम वे ऐसे ही है, जब आप उसको रिव्यू करते रहेंगे हर चीज़ को, तो चांसेज हैं, मैक्सिमम चांसेज हैं कि वो डाउन ना जाए। आप हर महीने इंडिकेटर्स को चेक कर रहे हैं, हर महीने इंडिकेटर्स को वेरीफाई कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, तो फिर चांसेज हैं कि वो गड़बड़ नहीं होंगे, क्योंकि आप डेटा वैलिडेट करके ले रहे हो ना। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप डेटा वैलिडेट कर रहे हो या वेरीफाई कर रहे हो डेटा, वो बहुत ज़्यादा डेटा, आप कहते हो सर 32 इंडिकेटर्स हैं, अब हर महीने मैं डेटा को वेरीफाई करते रहूं तो मेरे पास तो यही काम रह जाएगा, मैं दूसरा कोई काम नहीं कर पाऊंगा या काम नहीं कर पाऊंगी। तो कोई बात नहीं, आप पूरे के पूरे इंडिकेटर्स हर महीने ना करें, आप रैंडम सैंपलिंग कर लें। जहां पर आपको ऐसा लगा कि डेटा जो है वो नॉर्मल ट्रेंड से बिल्कुल ही डिफरेंट है, आप उसको वैलिडेट कर लीजिए। जैसे हमेशा से इंडिकेटर का डेटा आता था आपका 60%, 60%, 60%, 65, 62, 65, 62, अब की बार जो डेटा आया 20%। अरे ये कैसे हो गया? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, उस डेटा को जाके वेरीफाई कीजिए, वैलिडेट कीजिए। हमेशा से, अभी एक हॉस्पिटल में मैं डिस्कस कर रहा था, वहाँ पर लैब का वेटिंग टाइम का इंडिकेटर था और उसको दिखा दिया 6 सेकंड, 8 सेकंड, और पहले से जो डेटा आ रहा था वो था 7 मिनट, 6 मिनट। तो मेरा दिमाग घूमा, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो गया? बुलाया गया, पूछा गया, तो पता लगा फाइनली कि मिस्टेक थी। डेटा जो मिनट्स में देना था वो सेकंड्स में दे दिया। क्वालिटी मैनेजर ने भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने वही डेटा प्रेजेंट कर दिया। तो ऐसा करेंगे तो फिर तो क्या कर रहे हैं हम? तो क्वालिटी मैनेजर को तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब भी नॉर्मल ट्रेंड से डिफरेंट ट्रेंड आया है, कुछ अलग आया है, बिल्कुल ही हटके आया है, तो उस चीज़ को वैलिडेट कर लें, उस चीज़ को वेरीफाई कर लें। प्लस नहीं भी आ रहा है तो भी आपको ये देखने के लिए कि क्या जो डेटा आ रहा है वो ठीक है, कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे। जैसे मैंने रीशेड्यूलिंग का एग्जांपल बताया था कि आपके पास डेटा आ रहा है 2-4 हर महीने, बट वो क्या करेक्ट डेटा है, ऐसा तो नहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। पता पड़े हम उसमें लोकल एनेस्थीसिया वाले केसेस को भी ले रहे हैं जो लेना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो ऐसे डेटा को, किसी भी डेटा को हम रैंडम सैंपलिंग के थ्रू कर सकते हैं। सारे कर सकते हो तो सारे कर लो, आपकी टीम बड़ी है, आपके पास एग्जीक्यूटिव्स हैं, स्टाफ हैं, क्वालिटी मैनेजर्स हैं, उनके अंडर में कई सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, तो आप सारे इंडिकेटर्स को हर बार वेरीफाई कर लीजिए। पर अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं या आप और भी काम करते हैं, आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप रैंडम सैंपलिंग कर लीजिए। जहाँ पर ट्रेंड में कोई मेजर चेंजेज है उसकी आप वैलिडेशन कर लीजिए, वेरिफिकेशन कर लीजिए। इसके अलावा आप स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। जैसे आपने टारगेट बना लिया कि इस महीने मैं ये 4 इंडिकेटर्स को वेरीफाई करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, अगले महीने में ये 4 इंडिकेटर्स को वेरीफाई करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ,
उसके अगले महीने में ये, ऐसे मैंने 4-4-4 करके या 6-6-6 करके या 10-10-10 करके, जैसे भी आपको सूटेबल हो। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आपको यही करना है, बट हाँ रूल्स रेगुलेशन ये है कि डेटा को वैलिडेट जरूर करना है, क्योंकि आपका डेटा है, जो आप डेटा बना रहे हो वो डेटा ही ठीक नहीं है, तो आप उस पर जो भी कापा करोगे, जो भी आरसीए करोगे, वो सब गड़बड़ होने वाला है, सब कुछ 0/0 होने वाला है। तो इसलिए इंडिकेटर्स में ये जरूर ध्यान रखना है कि जो डेटा आ रहा है हमारे पास, वो हमें आंख बंद करके नहीं एक्सेप्ट करना है। आपको डेटा को उसी टाइम पे देखना है कि ये डेटा ठीक लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है, नहीं लग रहा है। और अगर आपको आइडिया नहीं है तो उसको वेरीफाई करिए, समझिए पूरा प्रोसेस कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे डेटा आता है, गड़बड़ तो नहीं हो रही कुछ, क्या डेटा को कैप्चर ठीक से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। उन सब चीज़ों को, एस्पेक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, डेटा को वैलिडेट करेंगे, तो आपका जो एनालिसिस है वो ठीक से होगी, और एनालिसिस जब ठीक से होगी तो उसके बेसिस पे आप अपना क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान ठीक से बना सकते हो और क्वालिटी को थ्रू आउट द हॉस्पिटल ठीक से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब बात आती है कि इस स्टैंडर्ड में क्वालिटी इंडिकेटर्स जो मैंने बात की, कौन कौन सी बात की थी मैंने? क्लिनिकल, मैनेजेरियल, इन्फेक्शन कंट्रोल रिलेटेड और सेफ्टी रिलेटेड। ये सारे इंडिकेटर्स को डिटेल में, बहुत डिटेल में, एक एक एस्पेक्ट्स को क्लियर करेंगे हम। क्वालिटी इंडिकेटर की स्पेसिफिक हम क्लास लेंगे, बट पहले हम स्टैंडर्ड क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक एक टॉपिक पे स्पेसिफिक क्लास लेंगे। तो जब स्पेसिफिक क्लास होगी आपकी क्वालिटी इंडिकेटर्स में, उसमें हम इसको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। अभी अगर हम क्लास करेंगे तो क्लास बहुत लंबी होने वाली है, आप लोगों के पास टाइम वैसे ही कम होता है, आप ऑलरेडी वर्किंग हो, आपको जाना होता है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकता। उसके लिए मैं आपको पहले से इंटीमेट कर दूंगा कि ये क्लास करने जा रहे हैं हम क्वालिटी इंडिकेटर की, तो आप टाइम लेके आइएगा। चाहे हम ऐसा करेंगे कि किसी दिन छुट्टी दिन वाली क्लास कर लेंगे या तो, ठीक है, या मैं आपको पहले से बता दूंगा कि इस दिन क्लास तो आप छुट्टी कर लेना, क्योंकि वो क्लास बहुत बड़ी होने वाली है, डिटेल्ड में होने वाली है, ठीक है। इस क्लास में अभी तक कोई डाउट आपको? सब कुछ क्लियर है? क्लिनिकल, मैनेजरियल, आपके सेफ्टी रिलेटेड, इन्फेक्शन कंट्रोल रिलेटेड इंडिकेटर्स, वैलिडेशन क्या है, क्लियर है। PROM जो नया ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आया है, पेशेंट रिलेटेड आउटकम मेजर प्रॉम्स जिसको बोलते हैं, क्लियर है। KPIs क्लियर है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, बेंचमार्क क्लियर है, कैसे बनाना है, अब तो क्लियर हो गया आपको। गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल बताया आपको कि जैसे LSCS का रेट पूछ लेते हैं, डेथ रेट पूछ लेती है गवर्नमेंट, बर्थ रेट पूछ लेती है गवर्नमेंट, तो इसको भी आपको इंडिकेटर बनाना पड़ेगा। NABH के ये नहीं कि 32 इंडिकेटर्स हैं बस हम वो बनाएंगे और नहीं बनाएंगे, गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स भी आपको अपनी लिस्ट में ऐड ऑन करने पड़ेंगे। तो कई जगह मैंने देखा हुआ है कि मैनुअल पॉलिसीज बनी हुई हैं, उसमें बस वो कॉपी पेस्ट कर दिया NABH के 32 इंडिकेटर्स, ना फॉर्मूला लिखने की जरूरत क्योंकि ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, ना आपको उसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत क्योंकि सब कुछ NABH ने उसमें डिफाइन किया हुआ है डिटेल्ड में। लेकिन क्या वो आपका CQI मैनुअल ठीक है? क्या वो क्वालिटी इंडिकेटर का जो आपका पॉलिसी है वो ठीक है? नहीं है ठीक, क्योंकि आपने जस्ट NABH के इंडिकेटर को कंसीडर कर लिया, आपने उसमें बेंचमार्क कहीं डाला ही नहीं। NABH की बुक में बेंचमार्क थोड़ी लिखी है, बेंचमार्क तो आप बनाओगे, आपको देखना है अपने हॉस्पिटल के हिसाब से, तो बेंचमार्क भी मेंशन करिए, क्योंकि आप पॉलिसी को हर बार रिव्यू करेंगे ना साल में, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। हर पॉलिसी को, हर डॉक्यूमेंट को हमें रिव्यू करना होता है, तो जब रिव्यू करेंगे तब आप क्या करेंगे, उसकी बेंचमार्क भी अपडेट कर देंगे। क्लियर है? तो बेंचमार्क भी उसमें डालिए अपनी क्वालिटी इंडिकेटर की पॉलिसी में, उसमें आप अपने फॉर्मूला और ये तो डालिए। NABH के जो मैंडेटरी इंडिकेटर्स हैं उसके अलावा जो अदर इंडिकेटर्स जो काम में आते हैं, गवर्नमेंट के कोई नोटिफिकेशंस हैं या आपको लग रहा है कि ये इंडिकेटर हमें बेनिफिट करने वाला है, आपने नया इंडिकेटर कोई डेवलप करना चाहते हैं, वो सब आप उसमें ऐड ऑन करिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। तो आगे से ही आपको ये ध्यान रखना है, केवल कॉपी पेस्ट 32 इंडिकेटर्स ही नहीं होने चाहिए आपकी क्वालिटी इंडिकेटर की पॉलिसी में, वो सारे इंडिकेटर्स होने चाहिए जो आप जाने या अनजाने में रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेटा आपके पास है,
उन सबको डालिए, आपका क्वालिटी जो है वो और इम्प्रूव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।